हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए 3 साइंस क्लासेस A, B एंड C टेक ए लाइव साइंस टेस्ट। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास A इज 83, द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास B इज 76, the average score of class C is 85, the average score of class A and B is 79 and B and C is 81, the average score of class A, B and C together। देखो अब किसी भी क्लास का अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो आप वो तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट हो और उन सबका एवरेज हो। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज तो है बट नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है, वो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो अगर हम बात करें ए की, क्लास ए का एवरेज हमारे पास है, बी का एवरेज हमारे पास है और क्लास सी का एवरेज हमारे पास है। ठीक है, क्लास ए का एवरेज क्या है 83, बी का कितना है 76, 83 और बी का कितना है 76। उसके बाद अगर हम सी की बात करें, सी का एवरेज कितना है 85, सी का एवरेज कितना है 85। उसके बाद अब हमारे पास क्लास ए और बी का कंबाइंड एवरेज कितना है 79, क्लास ए और बी का एवरेज कंबाइंड एवरेज कितना है 79, तो यहां से एलिगेशन लगा देंगे। तो 79 माइनस 76 3, 83 माइनस 79 कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद क्लास बी और सी का जो कंबाइंड एवरेज है वो कितना है 81 है, तो यहाँ 81 के रिस्पेक्ट में लगा दो। 85 माइनस 81 4 और ये कितना आ जाएगा 5। तो तीनों क्लास के जो स्टूडेंट का रेशो है वो 3:4:5 है। ठीक है, अब देखो क्लास ए का टोटल कितना हो जाएगा 83 इंटू 3, क्लास बी का टोटल हो जाएगा 76 इंटू 4 और क्लास ए का सी का जो टोटल हो जाएगा वो 85 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, अब देखो टोटल करते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा 249। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 304, ये कितना हो जाएगा 425 डिवाइड बाई 12। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, कैरी 1 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, उसके बाद 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाई 12। अब देखो 12 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो किस पे करेगा 8 पे, उसके बाद किस पे करेगा 1 पे, 81 पॉइंट समथिंग। देखो 80.5 हो नहीं सकता, 81 हो नहीं सकता, आगे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ने यहीं से आपकी हेल्प कर दी, आपका आंसर आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, द एवरेज मार्क्स ऑफ सुमित डिक्रीज बाय 1 व्हेन ही रिप्लेस द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर 40 मार्क्स बाय द अदर 2 सब्जेक्ट्स। अदर 2 सब्जेक्ट्स के साथ जब वो इसको रिप्लेस करता है। ठीक है, यहीं तक की अगर इक्वेशन देखें, हम ये मान लेते हैं कि इसमें देखो x क्या थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे, x क्या थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे। ठीक है, उसने रिप्लेस किया है 23 और 25 के साथ। लेटर ही ऑल्सो इंक्लूड 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन एवरेज मार्क्स इंक्लूड बाय 2, हाउ मेनी सब्जेक्ट वर इनिशियली। सब्जेक्ट कितने थे वो बताने हैं, ना तो एवरेज दे रखा है और ना ही सब्जेक्ट दे रखे हैं, बस रिलेशन दे रखे हैं और y को मान लेते हैं एवरेज, y को क्या मान लेते हैं एवरेज मान लेते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी कि हमने हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो कैलकुलेट करने थे उसको हमने x लेट कर लिया और एवरेज को हमने y लेट कर लिया। अब हुआ क्या है, देखो when he replaced the subject in which he has scored 40 marks by the other 2 subjects। ठीक है, अब अगर x सब्जेक्ट का एवरेज y है तो इनका टोटल कितना है xy है, इनका टोटल कितना है xy है। ठीक है, एवरेज द एवरेज मार्क्स ऑफ सुमित डिक्रीज, एवरेज जो था वो डिक्रीज हुआ कब, y कितने से डिक्रीज हुआ 1 से। कब, जब उसने एक सब्जेक्ट इंक्रीज किया है तो उसने उसके पास जो सब्जेक्ट है वो कितने हो गए हैं x प्लस 1 और एवरेज कितना हो गया है y माइनस 1। और ऐसा हुआ कब है, ऐसा हुआ कब है जब उसने पहले वाले एवरेज में से टोटल में से 40 वाले को बाहर कर दिया। ठीक है, और 25 प्लस 23 48 को उसने यहां ऐड कर दिया। ठीक है, देखो सोल्व करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू
एक्स वाई प्लस 8। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 हो चुकी है आपकी। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद इसके आगे की जो लाइन है लेटर ही ऑल्सो, उसके बाद उसने क्या किया है, लेटर ही हैज ऑल्सो इंक्लूड 57 मार्क्स फॉर कंप्यूटर, उसने एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। तो मतलब अब जो आपके सब्जेक्ट हो गए हैं वो x+2 हो गए हैं। देन द एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय 1, और अब जो उसका एवरेज है वो क्या हो गया है, 1 से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब उसका सब क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और अब जो उसने पहले वाला किया था, जो ये किया था आपका एक्स वाई प्लस 8, इसमें कह दो 57 और ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां से अगर इस इक्वेशन को देखो, एक इक्वेशन और बन जाएगी सोल्व करेंगे तो, एक्स वाई प्लस 2y प्लस एक्स, देखो एक्स वाई, इसको 2y, ये x, और सॉरी ये इधर आपका -1 भी होगा ना, -1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, +2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 65। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 63। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 63। अब दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। लीनियर इक्वेशन सब बच्चों को सॉल्व करनी आती हैं, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऊपर क्या था हमारे पास, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। 2y प्लस एक्स, देखो ऐड करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 63 प्लस 9 72, मतलब y की वैल्यू तो 24 आ गई। अगर मैं y की वैल्यू यहां 24 पुट कर देता हूं, तो 24 माइनस 9 करेंगे तो x की वैल्यू 15, ऑप्शन डी। उसने पूछा था नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी था, अगर स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर थी तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिमी इज नाउ 12 ईयर्स यंगर देन महेश। ठीक है, कि जो जिमी है वो अब महेश से कितना है, 12 साल छोटा है। ठीक है, 12 साल छोटा है। इफ 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ महेश विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज जिमी। महेश उससे 2 गुना है, कब, आज से 9 साल बाद, आज से 9 साल बाद। हाउ ओल्ड विल जिमी बी इन बिफोर ईयर्स, तो 4 साल के बाद वो कितने का होगा। ठीक है, देखो अब वो उससे कितना छोटा, 12 साल छोटा है, तो वो आज भी 12 साल छोटा है, आज से 10 साल बाद भी 12 साल छोटा रहेगा, और 20 साल बाद भी। तो मतलब यहां से देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का 12, तो ये 12 है, तो ये कितना है, 24। अब ये कब था, 9 साल पहले, तो प्रेजेंट कितना रहा होगा, मतलब वो 3 साल का है, तो 4 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा, 4 + 3 7। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। ये इजी सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। द सम ऑफ 2 नंबर्स, यहां सम होगा, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 2940 इफ 6.5% ऑफ 1 नंबर इज इक्वल टू। देखो 2 नंबर मैंने मान लिए x और y। अब वो क्या कह रहा है, x का जो 6.5% है वो इक्वल है y के 8.5% के। ठीक है, जब रेशियो बनाओगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 13 और 17, तो यहां से x और y का जो रेशियो आ गया ना, वो 17 और 13 आ गया आपका। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, देखो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 30, और 30 की वैल्यू कितनी है, 2940। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 30। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, तो इंटू 4 कर दो बस, 0 से 0 कैंसिल। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, पहले 9 पे करेगा, फिर 8 पे करेगा, 98, ये कितना बनेगा, 400 में से 8 कम कर दो, 392 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इन ए लाइब्रेरी 60% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी। मान लो 100 बुक है, 100 में से वो क्या कह रहा है कि 60 बुक तो आपकी हिंदी की है, 60 बुक तो आपकी किसकी है, हिंदी की है। 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक, बची कितनी, 40। 40 का 60% मतलब 24 बुक्स किस में है, इंग्लिश में है, एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स आर मलयालम। अगर देखो 40 का 60 मतलब 24 मलयालम में है, तो मतलब 16 किस में होंगी, मलयालम में होंगे, सॉरी, अगर 24 इंग्लिश की है। तो वो कह रहा है कि ये आपका 4800 है।
तो 24 की वैल्यू अगर 4800 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 200, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुना 2 3200। 3200 मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिल्कमैन बाइज 2 काउ फॉर 3000, ही सेल द फर्स्ट काउ एट ए profit of 22% and the second at a loss of 8%. What is the selling price of the second cow if in the whole transaction there is no profit no loss? 22 प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस, ओवरऑल क्या हुआ 0, लगा दो एलिगेशन, बात ही खत्म थी अपनी। 0 में से -8 गया तो 8 बचेगा, 22 में से 0 गया तो कितना 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4:11 मतलब टोटल कितना आ गया 15, और 15 आपका 3000 के बराबर 3000 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 200 होगी, तो मतलब ये कितने का 800 और ये कितने की 2200 की। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड? अगर सेकंड का सेलिंग प्राइस बताना है मतलब वो कह रहे हैं कि जो 2200 रुपए की थी इसके ऊपर आपको 8% का लॉस हुआ तो 92% में सेल किया होगा आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, देखो लो जी, कुछ करना ही नहीं था यार, कुछ करना ही नहीं था, लॉस हुआ था तो ऑप्शन डी बी आंसर होगा, क्योंकि 2200 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कैलकुलेशन में कुछ था ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकेंड। What is the difference between the CI and SI on 6500 at the rate of 4% per annum? देखो पहले 4 साल दूसरे 4 साल, ये 8% SI भी है 8% CI भी है। अब 4 का 4% मतलब 0.16, तो 6500 का 0.16% निकालना था। ठीक है, निकालो, डिवाइड बाय 100, ये 100% इतने परसेंट निकालना है तो पॉइंट हटा दो, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1696, 16 का 5 8, तो ये कितना हो जाएगा 104। ठीक है, एक पीछे 0 लगेगी तो ये आ जाएगा 10.40। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। टेबल्स जितने अच्छे से कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना मैथ में, वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। क्या कह रहा है, किरण कैन डू ए वर्क इन 20 days while करण इन 25 days. They start the work jointly. Few days later, Suman also joined them, and thus all of them complete the whole work in 10 days. All of them were paid total of 1000. What is the share of Suman? देखो 25 और 20 इनका एलसीएम ले लो, 100 होगा। 100 होगा तो मतलब किरण की एफिशिएंसी कितनी है 5 और करण की एफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, दे स्टार्ट द होल वर्क एंड फ्यू डेज लेटर सुमन ऑल्सो ज्वाइन, दस all of them complete the whole work in 10 days। मतलब इन 10 दिनों में करण और किरण ने दोनों ने काम किया, मतलब 90 काम किए हैं। तो उसने सिर्फ सुमन ने कितना काम किया है 10, टोटल कितना था 100 था, मतलब उसने सिर्फ 10% काम किया है, और 10% है तो पैसा भी 10% मिलेगा, और इसका 10% कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। उसके बाद चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा coins in the ratio 5:9:4, amount to 206, find the number of coins। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि बाय ऑप्शन उठाओ, ज्यादा जल्दी आसान रहता है। ठीक है, देखो अब बी जो सेंटर वाला है वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर मैं कोइंस का रेशियो बनाता हूं तो देखो इसमें ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, तो या तो मेरा आंसर ये है या फिर ये है, क्योंकि बी 360 है, सबसे बड़ा नंबर वही है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बी के ऊपर चीज अप्लाई करूं, 50 पैसे के 160 सिक्के हैं तो 80 रुपए होंगे। इसको 360 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90, और जब 200 को आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये तो पूरा तो नहीं बना आपका। अब अगर इसको करते हैं सी को, 200 को 2 से डिवाइड करो 100 रुपीज, ये 90 रुपीज और ये 16 रुपीज। लो जी आपके 206 रुपए बन चुके हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं होता ऐसे क्वेश्चनों में, बस बाय ऑप्शन अच्छे से कंपेयर करो, आंसर विद इन सेकेंड आपके सामने होगा। इन 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन सैंपल देयर इज 20% इम्प्योरिटी। देखो 50% में अगर 20% इम्प्योरिटी है मतलब 10 है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना होगा 40 होगा। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन मस्ट बी एडेड
जो मिक्स्ड इन द रेशियो इम्प्योरिटी 5%, अगर इम्प्योरिटी 5% है तो प्योर कितना 95%। रेशियो बनेगा तो मतलब 19 और 1 का रेशियो बनेगा, 19 और 1 का रेशियो बनेगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 190, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। निहारिका एंड कृतिका इन्वेस्ट in a business in the ratio 12:15. If 15% of the total profit goes to charity and Niharika share is 1055, the total profit is, देखो निहारिका का शेयर कितना है 1055, जो कि उसका कितना था 12 यूनिट था, टोटल प्रॉफिट कितना है 17 यूनिट है। अगर 5% चैरिटी में गया है तो मतलब ये टोटल का कितना था 85% था इंटू 100। 7 से डिवाइड करो इसको 5 पे करेगा, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 211, तो मतलब ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो 1 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास 91, उसके बाद इस 7 पे करेगा, जैसे 7 पे करेगा मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते, ऑप्शन सी आप कर सकते हो, या और आगे डिवाइड करना है तो और करके देख लो। तो पहले 1 पे फिर 7 पे 84 91 70 हो जाएगा, फिर 5 पे करेगा, फिर 8 पे, हाँ तो लगभग देखो 758.33 जाता रहेगा आपका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए गर्ल गोज टू हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 4 किलोमीटर पर आवर। इफ शी टेक्स 10 आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, टोटल टाइम लगा है, देखो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए सीधा से फॉर्मूला यूज करो 24, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलिए जी क्या कह रहे हैं, देयर आर मैनी नंबर्स विच व्हेन डिवाइड बाय 14 21 28 24 28 एंड 36 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2, द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सच नंबर। देखो क्या कह रहा है, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। मैं कहता हूं कि भैया मुझे रिमाइंडर पसंद नहीं है, तो ऐसा नंबर बताओ जिसमें रिमाइंडर ना आए, तो क्या कर, सब में से 2 माइनस कर ले, सब में से 2 माइनस कर ले। तो पहला नंबर कितना आ गया 252, फिर कितना आ गया 248, फिर कितना आ गया 500, फिर कितना आ गया 504। और अब वो कह रहा है कि भैया जो नंबर 36 से पूरा डिवाइड होगा, और जो नंबर 36 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा, जो नंबर 36 से डिवाइड होता है वो 9 से भी डिवाइड होता है। तो 9 का डिवीजन रूल 5 2 7 और 2 9 हो सकता है, 8 और 10 और 4 14 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 और 4 9 ये भी हो सकता है, मतलब 4 में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद 7 21 24, 8 24 मतलब 8 गुना 3, जो नंबर 24 से डिवाइड होगा वो 8 से भी डिवाइड होगा। 8 का अप्लाई करके देखो, 8 3 24, कितना बचेगा 12, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ गया। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज़ आपके पास कुछ ना कुछ नया आता है, तो आज मैं आशीष आपका मॉक नंबर 75 में स्वागत करता हूं, और हम यहां पे सारे के सारे क्वेश्चन को एक एक करके चेक करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व कम टाइम पे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या लिखा है आपके पास। टुन मीन सैम means sugar is bad, सबसे पहले ये लिखा है। देन आगे आपके पास लिखा है सैम कोट हिम मीन्स सॉल्ट इज बेस्ट। देन आगे आपके पास है ये टॉम मीन टॉप्स, इसका है डू अवे बेस्ट बैड। ठीक है जी। अब आपको कोड निकालना है। आपके पास यहाँ पे शुगर का कोड क्या है, बट इज द कोड ऑफ शुगर, है ना।
शुगर का कोड अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो चेक करते हैं, तो शुगर आपके पास कहाँ लिखा हुआ है, वेरी फर्स्ट में, तो आपके पास यहाँ पे तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ से अगर मैं इज का कोड निकाल लूँ, इज का कोड निकाल लूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, सेम सेम। आगे है आपके पास बैड, बैड आपके पास यहाँ पे इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपके पास, MIN MIN। तो आपके पास शुगर का क्या बचा, TUN। आपके पास शुगर का कोड क्या बचा, TUN। तो आपके पास सी ऑप्शन इसका जो है एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा, TUN। होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे A to Z तक अल्फाबेट जो है आपको गिवन है। विच लेटर इज सेवंथ टू द राइट, सेवंथ टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो ऑफ एन अल्फाबेट। अब देखो दोनों के दोनों अगर राइट साइड से हैं तो इनके बीच में ऑपरेटर आएगा माइनस। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 11R। 11R। अब 11R तो मुझे याद नहीं कि राइट साइड से क्या आता है, तो या तो पहला तरीका तो ये है कि राइट साइड से गिन लूँ, तो 27 से माइनस, या फिर दूसरा तरीका है 27 से माइनस कर लो। 16 फ्रॉम L, 16 फ्रॉम L पे आपके पास क्या आता है, अल्फाबेट आता है P। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये तो गिवन था तो आप लोग काउंटिंग करके यहाँ पे वैसे भी बता सकते हो। तो आंसर क्या आना है, P, मतलब कि सी ऑप्शन। डन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है, अगले में चेक करते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। तो 11 से 13 पे अगर गए हैं तो कितने ऐड हुए हैं, +2। 13 से 17 पे गए हैं, कितने ऐड हुए हैं, +4। 17 से 19 पे गए हैं, +2। और 19 से 23 पे गए हैं, +4, है ना। अब 23 से 25 पे +2, आगे फिर से +4 होगा, तो +4 अगर कर दोगे तो 29 आपके पास यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में है। 29 जो कि आपके पास सही आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में आपके पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो आपके पास फाइंड द मिसिंग नंबर है। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ दोनों को अगर ऐड कर दूँ, 16 और 10, तो आपके पास कितना बन रहा है, सेंटीमीटर 26। तो अगर मैं 19 में कितने ऐड करूँ, 19 में कितने ऐड करूँ कि ये सेंटीमीटर बन जाए, तो 19 में मैं अगर 7 ऐड करता हूँ तो 26 बन जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। 19 + 7 कितना बनेगा, 26। 19 + 7 कितना बनेगा आपके पास, 26 यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर सीरीज फॉलोज द गिवन रूल। इनमें से कौन सा जो है रूल को फॉलो करेगा। द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप बिटवीन एडजेसेंट लेटर ऑफ द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड इंक्रीजिंग बाय 1। एक एक नंबर जो है आपके पास बढ़ता हुआ चलेगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन उठा के देखते हैं। ए ऑप्शन में देखते हैं, OIGDC। हाँ जी। अगर बात करता हूँ 15, 9, 7, 4, 3। तो अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे तो गैप ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे तो अगर अच्छा चलो फिर भी चेक कर लिया कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। आगे कितने का है, 4, 5, 6, 2 का गैप है। आगे आपके पास 8, 1 का गैप है। और आगे यहाँ पे तो आपके पास ज़्यादा गैप है। तो मतलब ये ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल, ए ऑप्शन तो कैंसिल। अब हम करेंगे बी ऑप्शन। अब हम उठाएंगे बी ऑप्शन। बी में देखते हैं OMJFA, है ना। चेक करके देख लो, ओ का नंबर क्या है, 15, 13, 10, 6 और 1। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या है आपके पास, अब 15 से 13 के बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो भी चेक करके देख लो। 15 से 13 के बीच में जो गैप है वो 2 का है, और यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है, और यहाँ पे कितने का है, 5 का है। तो यही तो कहा था आप लोगों से, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, नंबर ऑफ लेटर स्किप बिटवीन द एडजेसेंट लेटर ऑफ द सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड इंक्रीजिंग बाई 1। बिहाइंड इंक्रीजिंग बाई 1 मतलब पहले 2 था, और फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, और नंबर जो है पीछे से बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बनेगा। क्या आंसर बनेगा, बी फॉर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही आंसर बन रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन जो होता है वो एनोलॉजी से लिया गया है। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं स्केलेटन बॉडी ग्रामर। अगर मैं बात करता हूँ बॉडी का क्या होता है आपके पास स्केलेटन, तो आपके पास एजुकेशन का ग्रामर, सेंटेंस का ग्रामर, लैंग्वेज का ग्रामर या फिर मीनिंग का ग्रामर। तो इसका आंसर बनेगा लैंग्वेज। ठीक है ना, एक तरीके से आपके पास बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है तो आपके पास लैंग्वेज से आपके पास ग्रामर निकल के आता है। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास सी ऑप्शन, जो कि मेरे को लगता है आपको सभी को यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर भी होगा कि इसका क्या मीनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस क्वेश्चन में चेक करिए क्या लिखा है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करके इन अ फोटोग्राफ मैन सेज, एक आदमी बोलता है। मैन क्या बोलता है ये समझते हैं। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। मैन बोलता है माई ओनली सन, माई ओनली सन की जो सास है, मेरे ओनली बेटे की जो सास है। मैन बोलता है मेरी बहू, मैन बोलता है मेरी बहू मेरे बेटे की ओनली सास की इकलौती लड़की है। तो मेरी बेटे की सास की इकलौती लड़की है। अब पूछा क्या गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड इन द मैन। अब ये जो वुमेन है, अब ये जो वुमेन है इस मैन की क्या लगती है, इस मैन की ये क्या लगती है, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू लगती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, डॉटर इन लॉ, बहू लगती है। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। CIRCLE का कोड है RICELC और निकालना किसका, स्क्वायर, SQUARE। ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 3 के पार्ट में से डिवाइड किया गया है। R का R आ गया, I का I, C का C, ELC, तो यहाँ पे UQS और ERA इस तरीके से रिवर्स किया गया है। तो UQSERA जो कि है आपके पास डी ऑप्शन में यहाँ पे बन रहा है। किस ऑप्शन में बन रहा है, डी ऑप्शन में बन रहा है। तो आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड, लिखा है फर्स्ट द सेकंड लेटर ऑफ इन अ वर्ड मिसफॉर्चून वर इंटरचेंज्ड and third and fourth letter are interchanged, fifth and sixth are interchanged and so on, which letter would be the eighth letter counting to your left। सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं, जहां पे भी ये वर्ड आता है ना to your left, जहां पे भी आएगा your left इसका मतलब होगा राइट, और अगर ये यहाँ आएगा your राइट इसका मतलब होगा लेफ्ट। अगर मैं बात करता हूं तो ये पहले आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि योर लेफ्ट आए तो उसका मतलब होता है राइट, और योर राइट आए तो उसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट। अब पूछा क्या है विच ऑफ काउंटिंग एट्थ लेटर। अब मिस फॉर्चून वर्ड था तो मिस फॉर्चून वर्ड उठा लो, मिस फॉर्चून। अब उसने क्या कहा था, पहले और दूसरे को इंटरचेंज कर दो। उसने ये कहा पहले और दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर दो, तीसरे और चौथे को कर दो, 5 में और 6 में को कर दो, 7 में और 8 में को कर दो, एंड अप टू सो ऑन। ये उसने कहा है। आप लोग कैसे देख सकते हैं, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज देन अप टू थर्ड एंड फोर्थ एंड अप टू 5 6 एंड अप टू सो ऑन। अब उसने पूछा है विच लेटर वुड बी टू द एट्थ लेटर टू योर लेफ्ट। तो एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब है अब एट्थ लेटर काउंटिंग टू योर लेफ्ट। 8L था जो कि इसका मीनिंग था आपके पास 8R। तो 8 फ्रॉम राइट साइड से अब आपको चेक करना है, तो राइट साइड से अब ये तो चेंज हो गया ना, तो इसका मीनिंग ये बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे F आएगा और यहाँ पे S आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास F। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपस में इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे आएगा F। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन।
आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आना है? बी फॉर बॉम्बे। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले है आपके पास यहाँ पे सम व्हीकल आर विंडोज। कुछ व्हीकल क्या है आपके पास? विंडोज हैं। एंड सम विंडोज आर ट्रेन। कुछ विंडोज क्या है? ट्रेन है। एंड ऑल ट्रेन आर रेन। सारे के सारे ट्रेन क्या है? रेन है। अब अगर मैं बात करता हूँ सम रेन आर विंडोज। कुछ रेन क्या है? विंडो है। बिल्कुल हाँ, ये देखो बन गया। तो ये तो सही है ना, पहला तो सही है। अगला है सम ट्रेन आर व्हीकल। कुछ ट्रेन क्या है? व्हीकल को रिलेशन नहीं है ना, तो गलत। अगला है सम रेन्स आर व्हीकल। कुछ रेन क्या है? व्हीकल है, को रिलेशन नहीं है बेटा, गलत। अगला है सम विंडोज आर रेन। कुछ विंडोज क्या है? रेन है। हाँ बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका क्या कर रहा है? यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ आपके पास अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, फर्स्ट फॉलो कर रहा है और फोर्थ भी फॉलो कर रहा है। तो सी ऑप्शन में आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है ओनली 1 एंड 4 फॉलो। सो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास यहाँ पे एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ द ट्रायंगल इन द अबव फिगर डिस्पाइट वुमेन इन विलेज, वुमेन, ठीक है, इन विलेज द स्केयर डिस्पाइट अनएम्प्लॉयड वुमेन, अनएम्प्लॉयड वुमेन, अनएम्प्लॉयड वुमेन एंड द सर्कल डिस्पाइट द एजुकेटेड वुमेन। ये एजुकेटेड वुमेन है। लो जी, अब आपने इतना पढ़ लिया, आगे है एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड एम्प्लॉयड वुमेन इन विलेज। अब एजुकेटेड भी आएंगी आपके पास, अनएम्प्लॉयड नहीं आएगा, मतलब ये चीज आपके पास नहीं आनी है, ठीक है। अब आपके पास जो चीज आपको चाहिए, जो वैल्यू आपको चाहिए वो ये है, तो ये आपको चाहिए, ठीक है। और वुमेन जो चाहिए तो वो आएगा जी, मतलब आपके पास जी बंदा। तो जी कौन से में है? डी ऑप्शन में है। तो आंसर क्या बनेगा? डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है? ऑल प्लेयर्स आर स्पेक्टेटर। ऑल प्लेयर आर स्पेक्टेटर। सम स्पेक्टेटर आर थ्रेड एंड सम थ्रेड आर ड्रामास, ठीक है। एंड सम, अब देखो ये सारा का सारा डायग्राम आपने बना लिया। सबसे पहले है आपके पास सम ड्रामाज आर स्पेक्टेटर। कुछ ड्रामा क्या है? स्पेक्टेटर है, कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत। सम प्लेयर आर ड्रामा। कुछ प्लेयर क्या है? ड्रामा है। ये प्लेयर है, ये ड्रामा है, कोई रिलेशन नहीं है। अगला है सम थ्रेड आर प्लेयर। कुछ थ्रेड क्या है? प्लेयर हैं, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। अगला है ऑल स्पेक्टेटर आर प्लेयर। सारे स्पेक्टेटर प्लेयर के अंदर हैं, गलत है भैया, उल्टा है। अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, देखो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, आइदर बन सकता है, पर आइदर ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो आंसर क्या दिया जाएगा? नन फॉलोज। आंसर क्या दिया जाएगा? इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है। आंसर क्या आएगा? बी फॉर बॉम्बे, ठीक है ना। तो होपफुली फिर यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम नीरज शर्मा। ਅੱਜ ਆਪਾਂ पंजाब जीके ਦਾ 75ਵਾਂ ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। चलो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन आया जी, सतलुज रिवर फ्लोज इनटू पाकिस्तान इन विच प्लेस। सतलुज दरिया पाकिस्तान दे विचों किहड़े एरिया दे विचों फ्लो करता है? पहला है जी अटारी अमृतसर, दूसरा है जी हुसैनी वाला फिरोजपुर, तीसरा है जी हरीके तरन तारन, फोर्थ ऑप्शन है जी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होएगा जी ऑप्शन नंबर बी, हुसैनी वाला, ठीक है जी। सतलुज रिवर का तुहानूं पता है जी कि सतलुज रिवर जिहड़ा है यह मानसरोवर लेक के कोल, रक्कस लेक के कोल शुरू हुंदा है तिब्बत दे विच, अते भारत दे विच यह हिमाचल प्रदेश दे विच जिहड़ा शिपकीला पास है जी उहदे थ्रू एंटर करता है, ठीक है जी। तो शिपकीला पास तो हुंदा होया यह पंजाब दे विच एंटर करूगा, तो पंजाब दे यह 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा होया पाकिस्तान दे विच जाऊगा, ठीक है जी। तो पंजाब की अगर रीढ़ की हड्डी भी पूछा जाए, बैकबोन ऑफ पंजाब किहड़े रिवर नूं कहा जाता है, तो उसका आंसर भी सतलुज रिवर ही होएगा। नैक्सट क्वेश्चन आया जी अपना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश विद डैश एज इट्स चेयरमैन। जिहड़ा
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1953 ਜਸਟਿਸ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ 1955 ਜਸਟਿਸ AK ਖੰਨਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1954 JC शाह, फोर्थ ऑप्शन है जी 1947 जस्टिस सुहा रास। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर ए जस्टिस फजल अली। ठीक है जी। इस तो इलावा इस कमीशन के दो होर मैंबर भी सीगे, HN कुंजरू, सैकेंड बंदे का नाम है जी KM पानीकर। HN कुंजरू एंड KM पानीकर ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 7th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 7ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ A ਪਾਰਟ A ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ABCD ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ABCD ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14 ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ 6 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲਸ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨਫ ਕਰਕੇ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨਫ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੁੰਗਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਨਫ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ। ਆਫ ਦਾ ਆਲ 5 ਰਿਵਰਸ ਰਨਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਅਸਟਵਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੇਹਲਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਚਿਨਾਬ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਤਲੁਜ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ। ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1380 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1050 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਆਸ। ਸੌਰੀ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੱਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਨੇਮ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਨਰਲ ਜੁਆਇਨਡ ਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰਲ ਜੀਨ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਅਲਾਰਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰਲ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਲਾਰਡ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਵੈਂਚੂਰਾ, फोर्थ है जी ड्यूप्लेक्स एंड नेपोलियन। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर ए जनरल फ्रैंकोइस अलार्ड। नैक्सट जी विरासत ए खालसा इज डिजाइंड बाय इजराइली आर्किटेक्ट मूशे सैफदी। रिपोजिटरी ऑफ रिच हैरीटेज हिस्टरी एंड कल्चर ऑफ पंजाब। सी ऑप्शन जी इज लोकेटेड एट चप्पड़चिड़ी। इन्हां दे विचों ये दसना जी किहड़ी ऑप्शन है जिहड़ी सही होएगी। 1 and 2 करैक्ट, 2 3 and 4th आर करैक्ट, 1 2 4 आर करैक्ट एंड ऑल आर करैक्ट। तो इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 आर करैक्ट। इत्थे मिसप्रिंट करके हो गया जी सैकेंड एंड थर्ड होएगा ये चीज़। मूशे साहब ने जी जेडे इजराइली आर्कीटैक्ट सीगे ते इन्हां दा जेड़ा हैगा जी मतलब विरासत ए खालसा दे विच जेड़ा अपना पंजाब दा विरसा रहा, पंजाब दे जेड़ा रिच हैरीटेज रहा उन्होंने दर्शाया गया। बट इसकी लोकेशन है जी जेड़ी ये थोनू अपना आनंदपुर साहिब दे विच देखण नू मिलूगी। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन आया जी देयर आर डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नैशनल पार्कस इन पंजाब। पंजाब दे विच इन्ने नैशनल पार्क ते किन्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने। ऑप्शन ए है जी 13 6, बी ऑप्शन 15 5, सी ऑप्शन 8 3, डी ऑप्शन है जी 10 3। इसका सही आंसर होएगा जी 13 6। नैक्सट क्वेश्चन आया जी द न्यू शेप एंड ऑर्डर वॉज गिवन टू गुरमुखी स्क्रिप्ट्स या गुरमुखी लैटर्स बाय डैश एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश। जिहड़ी अपनी गुरमुखी लिपि है जी गुरमुखी लिपि नू
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਪਰਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾ ਚੋਂ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਸੈਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਰਾਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, 5th ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਐਟ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਓਨਰ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਬਾਬਾ ਮੋਕਮਦੀਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਦ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਬੇਟ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਮਾਲਵਾ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੰਸਵਾਲੀ ਨਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਕੋਲਰ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ, ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਫਲॉज ਇਨ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਸੈਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲਿਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ। Which of the following group of princely states of Punjab was not part of PEPSU? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕਲਸੀਆਂ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5ਵੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋ ਗਈ, 6ਵੀਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਕਲਸੀਆਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਰਡ ਸੂਫੀ ਹੈਜ਼ originated from the word ਸੂਫ which means ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਸੂਫ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਟਨ, ਵੂਲ, ਕੋਪਰ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਵੂਲ ਜਾਂ ਉਨ, ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫ ਆਲ ਦਾ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰ ਪੋਇਟਸ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 7, B 6, C 5, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D 10। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7। ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के विच। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आज आपका स्वागत करता हूं मॉक 75 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से पढ़ा भी है और आपको ये आता भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें तो आप सभी को पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा, जो कि रहेगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल माने ऐसी चीजें जिसे हम टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या पैकेजेस, ये तीनों के तीनों आंसर नहीं बन सकते, क्योंकि हार्डवेयर ही एक ऐसी चीज है जिसको कि आप टच कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे फिजिकल नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका आंसर बनेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर की यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कैसा, कौन सी चीज़ है जो कि सिस्टम की तरह, टेलीविजन की तरह लगती है, पर उसे पोर्टेबल का मतलब होता है कैरी करना, आप कैरी नहीं कर सकते। तो LED, LCD या फिर CRT एक्चुअल या फिर फ्लैट पैनल मॉनिटर। इसका जो सही आंसर आएगा वो CRT आएगा, कैथोड रे ट्यूब का आप लोग ऐसा यूज यहाँ पे करते थे। ठीक है। Which of the following are the part of CPU, secondary memory, control unit, input, printer। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, इसका आंसर क्या बनेगा? CPU जहाँ पे भी वर्ड आ गया है तो इंटरनल पार्ट की बात हो गई है, तो वो रहेगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डैश केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फिलामेंट ऑफ अ ग्लास फाइबर रैप्ड इन अ प्रोटेक्टिव लेयर that carries data by means of pulses of a light। जहां पर pulses of light आ गई तो ऑप्टिकल फाइबर, आंख बंद करके आप लोग आंसर कर दो। क्या आंसर आएगा? ऑप्टिकल फाइबर केबल, आंख बंद करके आप लोग आंसर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट, HTTP, DHCP या फिर DNS। तो तीनों के तीनों आप लोग यूज करते हैं, DNS, HTTP एंड DHCP। ये तीनों के तीनों प्रोटोकॉल आप लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DHCP क्या है? डायनामिक होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और DNS है डोमेन नेम सर्वर। आपके पास यहाँ पे तीनों का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म all the operation required by computer, controller, register, कैश या फिर डेटा पाथ। ये सारा का सारा काम जो है वो किसके थ्रू किया जाता है? पाथ के थ्रू। डेटा पाथ इसका जो है बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ 75ਵਾਂ ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, when there is high inflation in the economy it can be because of dash in the economy। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਬੋਥ A ਐਂਡ B, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ।
ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, which of the following atmospheric layer has presence of ions which makes it possible use of radium communication? ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਸਟ੍ਰੇਟੋਸਫੀਅਰ, ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ, ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰੇਂਜ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਟ੍ਰੇਟੋਸਫੀਅਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੀਸੋਸਫੀਅਰ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ, ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5 ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਜਾਂ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, all the weather phenomena occur in which of the following of the atmospheric layer? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੈਦਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਨੇਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਮੀਸੋਸਫੀਅਰ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਵੈਦਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, which of the Indian states delayed accession to India even after other peninsular states had joined India? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੈਪੁਰ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਉਦੈਪੁਰ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦੌਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। Next है जी question, which of the following aroused a wave of popular indignation that led to the massacre by the British in Jallianwala Bagh? ਆਰਮਸ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਐਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰੋਲਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰੋਲਟ ਐਕਟ। ਇਸ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਐਨਾਰਕੀਅਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਕਟ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਕਟ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਨੋ ਵਕੀਲ, ਨੋ ਦਲੀਲ, ਨੋ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, who is the exponent of theory of economic drain of India during the
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ए ऑप्शन एम एन रॉय, बी ऑप्शन जय प्रकाश नारायण, सी ऑप्शन राम मनोहर लोहिया, चौथा है जी दादा भाई नरोजी। तो दादा भाई नरोजी इज द सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी। इन्हां दी बुक हैगी है जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय डायनेस्टी ऑफ। नालंदा विश्वविद्यालय जिहड़ा बनाया गया इन्हां दे विचों किहड़े वंश द्वारा बनाया गया? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्ता वंश, पाला वंश। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर सी गुप्ता वंश। अते गुप्ता वंश चों भी किहड़े राजे ने बनाया? तो उसका नाम है जी कुमार गुप्ता, ठीक है जी। तो कुमार गुप्ता ने नालंदा विश्वविद्यालय जिहड़ा है बनाया सी बिहार दे विच। राज्य सभा का मैंबर चुने जाने के लिए बंदे की उम्र जो है जी 30 साल होनी चाहिए है, और लोक सभा का मैंबर चुने जाने के लिए 25 साल होनी चाहिए है। अगर आपने विधान सभा के MLA के इलैक्शन के भी कंटेस्ट करना है जी, तो MLA के बनने के लिए भी जी है उम्र 25 साल होनी चाहिए है। अगर विधान परिषद का मैंबर बनना जी, मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव काउंसिल बनना है, तो उसके लिए भी जी एज है वो 30 साल होनी चाहिए है। इस तो इलावा अगर आपने राष्ट्रपति हो गया जी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर किसी स्टेट का गवर्नर बनना हो तो इन्हों लिए उम्र चाहिए है जी 35 साल, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन जी अपना, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। किहड़े संविधान की शोध द्वारा आपने वोट पाने की उम्र 21 तो घटा के 18 साल की है? 54th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट, 62 अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी 61st अमेंडमेंट एक्ट। ये हुई है जी 1988 दे विच, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन आया जी, द आंध्र प्रदेश लैजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड इन 1985, इन विच ईयर इट वॉज रिवाइव्ड बैक। मतलब आंध्र अपने थोनों पता है जी राज्यों के विच जिवें अपने पार्लीमेंट के विच 2 हाउसिस ने जी, एक का नाम है लोक सभा, दूसरी का नाम है राज्य सभा। तो स्टेट्स के विच भी 2 हाउसिस हो सकते हैं, एक है जी स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली, दूसरे का नाम है स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल। पंजाबी च इहनूं विधान सभा कह देंगे ने जी, काउंसिल नूं विधान परिषद कह देंगे ने। इहदे जिहड़े मैंबर होणगे उन्हां नूं आपां MLA कहांगे, मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली। SLC के मैंबरां नूं कहांगे मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक चीज़ याद रखना जी, भारत के 28 स्टेट्स ने अज की डेट से, 28 के 28 राज्यों के थोनों असैंबली तो देखने को मिलूगी ही मिलूगी, बट काउंसिल जी है ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिमें कि अज की डेट के 6 हाउसिस या 6 स्टेट्स ऐसिया ने जिन्हों के 2 हाउसिस बने हुए ने, ठीक है जी। तो आंध्र प्रदेश के जो स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल वाला हाउस है यह किहड़े कदों बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी 2007। The national emergency contained in Article 352 of Indian Constitution may be proclaimed under which of the following circumstances। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? पहला ऑप्शन है जी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दूसरा है जी एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस, चौथा है जी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसका सही आंसर की होएगा जी ऑप्शन नंबर डी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक चीज़ और भी याद रखियो जी, शुरुआत के जो आपने अपना संविधान लिखा सी तो उसदे विच जिहड़ा है ग्राउंड यही दिते हुए सी, जे तो अपनी किसी देश के नाल लड़ाई चल रही होवे तां भी आपां जिहड़ा है नैशनल एमरजेंसी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन कोई देश अपनी टैरेटरी के अंदर घुसपैठ कर रहा होवे, ठीक है जी। तीसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर अज की डेट के विच आपां ने जी इनू अखर नू सबसटीट्यूट किया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के नाल, तो यदी जगह पर जो वर्ड रखा गया जी अज की डेट के नाम है आर्मड रैबेलियन।
ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਮਡ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਅੱਖਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੇਕਿੰਗ ए ਲਾਅ ਬਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ए ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय यूनियन कैबिनेट। इसका की मतलब है जी, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्लैनिंग कमीशन है जोड़ा ये एक संविधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी बॉडी आप उन्होंने कहने जी जी भी किसी पार्लीमेंट के एक्ट के अंडर बनाई जा रही हो, तो प्लैनिंग कमीशन नीदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल, नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर ए स्टैचूटरी बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव के कहन ते बनाई जा रही है। ठीक है जी, ये भी चीज़ ध्यान च रखियो। नैक्सट क्वेश्चन आया जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਰੈਕਟ? पहली ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 एंड 2। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी। ये किसी भी तरीके नाल सरकार की किसी पावर के उत्ते लिमिट नहीं लगा रहे जी, चाहे वो लैजिस्लेटिव पावर हो, चाहे ये एग्जीक्यूटिव पावर हो। DPSP अपने संविधान के पार्ट 4A च आते हैं जी, आर्टिकल 36 तो लैके 51। कमेंट करके दस्यो जी DPSP अपने किहड़े देश के संविधान तो लिते नेगे। नैक्सट क्वेश्चन आया जी, एलीफेंट कंजरवेशन नैटवर्क हैज़ बीन रिसेंटली फॉर्मड इन विच स्टेट और यूनियन टैरेटरी? एलीफेंट्स नूं बचाउण दे लई कंजरवेशन नैटवर्क है किहड़ी स्टेट दे विच या यूनियन टैरेटरी च शुरू किया गया? पहला है जी असम, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक। सही आंसर होएगा जी इसका असम। नैक्सट क्वेश्चन आया जी, कोरापुट इन ओडिशा इज़ फेमस फॉर? ओडिशा दे विच कोरापुट नाम की जगह किस गल करके फेमस हैगी है? बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन माइंस, सेकंड है जी कॉपर एंड जिंक माइंस, तीसरा है मीका एंड सिल्वर माइंस, चौथा है कोल एंड लिग्नाइट माइंस। इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। नेक्स्ट है जी अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन द प्लेट्यू रीजनस? किहड़ा इन्हां दे विचों मिनरल है जी जिहड़ा अपने पठारी इलाके दे विच नहीं मिलता हैगा? कोल, मिनरल ऑयल, मैंगनीज, आयरन ओर। इसका सही आंसर होएगा जी मिनरल ऑयल। ठीक है जी, मिनरल ऑयल थोड़ा पता ही है किते ना किते आपां नूं कोस्टल एरिया जिथे भी अपनी समुद्री एरिया दे विच मिलता है। इस तो इलावा जिथे जिथे किते आपां नूं समुद्र के रिमेन्स या अवशेष मिलते हैं, जिवें हिमालय के उत्ते हो गया, असम के विच हो गया, ये चीज़ां आपां नूं इधर घट देखने को मिलदियां नेगियां। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्टली मैचड विद रिगार्ड टू थर्मल पावर प्रोजैक्ट? इन्हां दे विचों किहड़ा पेयर है जिहड़ा सही मैच करता है? कवास गुजरात दे विच, कोरबा उत्तर प्रदेश, तीसरा तालचेर आंध्र प्रदेश, चौथा है जी रामागुंडम मध्य प्रदेश दे विच। इसका सही आंसर होएगा जी कवास गुजरात दे विच। नैक्सट क्वेश्चन जी, वाशिंगटन डिक्लेरेशन इज बायलैटरल एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन द US एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मतलब वाशिंगटन डिक्लेरेशन अमरीका ते होर किहड़े देश दे विचकार साइन होया है? पहला ऑप्शन कैनेडा, दूसरा UK, तीसरा साउथ कोरिया, चौथा आस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है जी साउथ कोरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एज पर द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन December 9 इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट विच स्पोर्ट? जिहड़ा यह रिपोर्ट आई है जी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, ये इंडिया का किहड़ा रैंक आया है? पहला ऑप्शन 23rd, सैकेंड है जी 34th, थर्ड सी ऑप्शन है जी 40th, तो डी ऑप्शन है 56th। इसका सही आंसर है जी 56th रैंक आया इंडिया का। नैक्सट है जी, DRDO सक्सैसफुली टेस्टेड ए लॉन्ग रेंज स्मार्ट वैपन ऑन December 13 फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा। विच टाइप ऑफ वैपन इज इट? भारत के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है जी ओडिशा के कोले, इत्थों की DRDO जी डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, इन्हें एक मिसाइल की टेस्टिंग की है। तो ये मिसाइल किस टाइप की है, मतलब वैपन है जोड़ा ये किस टाइप की हैगी? मिसाइल हैगी है, टॉरपेडो हैगी है, लॉन्ग रेंज बॉम्ब हैगी है, बोथ A एंड B। तो इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। नैक्सट है जी, गांधी सागर सेंचुरी विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गांधी सागर सेंचुरी इन्हां दे विचों किहड़े राज दे विच बनी हुई है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? इसका सही आंसर है जी सी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। नैक्सट क्वेश्चन है जी,
what is the theme of 40th edition of Aero India show which was inaugurated by PM Modi in Bengaluru on 13th February 2023? PM मोदी ने ਜਿਹੜਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਨਸੀਵ, ਇੰਡੀਜਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ, सेकेंड ऑप्शन है जी इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर, थर्ड ऑप्शन है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ है जी आत्मनिर्भरता इन द डिफेंस टू द नेक्स्ट लेवल। इसका सही आंसर होएगा जी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी अपने लवे, इन फरवरी 2023 द बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च्ड इट्स प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म? ऑप्शन नंबर ए है जी महाबैंक सुविधा, सेकंड है महाबैंक स्टेप, थर्ड है जी महाबैंक नक्षत्र, फोर्थ है महाबैंक ब्रह्मांड। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर होएगा महाबैंक नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2023 विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 13 फरवरी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो। ਜਿਹੜਾ रेडियो डे बनाया गया जी वर्ल्ड रेडियो डे, इसका इस साल का 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ थीम की रहा है? रेडियो एंड ट्रस्ट, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, एवोल्यूशन इनोवेशन एंड कनेक्शन, सी है जी रेडियो एंड पीस, फोर्थ है एडवोकेटिंग फॉर प्लूरलिज्म इन रेडियो। सही आंसर है जी ਇਹਦਾ रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन फरवरी 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट लैंडर्स डिसाइडेड टू एक्वायर 100% इक्विटी शेयर ऑफ सोनाटा फाइनेंस फॉर 537 करोड़। सोनाटा फाइनेंस ਨੂੰ 537 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? इसका सही आंसर है जी कोटक महिंद्रा बैंक। सो आज के सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ गाइज ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है जी। Hello everybody, welcome to the English section over here by Gyanam. I am Piyush Sardana, your bud English language teacher. So guys, check करते what we have in store for this. सबसे पहले आए हैं आपके पास एंटोनिम्स। आपको बताया है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। मेटिकुलस का ऑपोजिट हो जाएगा स्लॉपी। मूविंग ऑन, रिमोर्स, रिमोर्स होता है बड़ा ही सैड सा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्साइटमेंट, कि पूरी एक्साइटमेंट आई है। अगला पैराग्राफ है, क्या हमें सेट करना चाहिए राइट, वो है हमारी अप्रोच काम करने की। कॉमन साइड है हमारी कंट्री में, एम्प्लॉयज जो है ड्यूटी पर टाइम से पहुंचते हैं और सेम टाइम काम वो ना के बराबर करते हैं। असेसमेंट अगर बनाया जाए कि वो क्या करते हैं, तो वो चाय पीने में, पान खाने में और सिगरेट स्मोक करने में बहुत टाइम होते हैं, और शॉकिंग होगा जानने पर कि टाइम जो एक्चुअल वर्क पर होता है वो नेग्लिजिबल होता है। प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड जो लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन में सेट करता है स्टाफ के लिए। मिनिस्टर्स को भूल जाइए, वो तो पॉलिटिक्स और एडमिन को मिक्स करते हैं। ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, उनके नीचे ऑफिशियल्स क्या करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिमेन्स वीक बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज डू नॉट सेट द राइट एग्जाम्पल टू फॉलो। दे आर मोर कंसर्न अबाउट बीइंग इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस। बड़ा कंसर्न होते हैं कि बॉस के गुड बुक्स में आना है, जैसे मर्जी काम करना है, राइट। तो अल्टीमेटली सिर्फ दिखावा ही है, काम एक्चुअली में नेग्लिजिबल करते हैं ये। तो अब देखें इसको। अब नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द वेरिएंट की वो कैसे करना है, तो पूरी अप्रोच की बात हो रही है। बस कहता है एम्प्लॉय हमारी कंट्री में पंक्चुअल तो है लेकिन ड्यूटी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है। ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, है ना भी, मतलब वो पंक्चुअल तो है, ड्यूटी कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है। अगला चलते हैं, द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन। लीडरशिप की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन में। फाइन एग्जाम्पल सेट करती है एम्प्लॉयज के लिए, रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड की है, आइडलिस्ट है या पुअर स्टैंडर्ड की है। अब ये भी देखना पड़ेगा। इसमें क्या पता लगता है, लीडरशिप जो एडमिन में है, अब यहाँ पे लीडरशिप की बात हो रही है डायरेक्टली, फाइन एग्जाम्पल तो है नहीं, एक आइडलिस्ट है, बड़ी पुअर स्टैंडर्ड की है, तो डायरेक्टली बताया है। वर्क असेसमेंट का मतलब इवैल्यूएट करना, हम देखें तो सही कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। राइटर के अकॉर्डिंग एडमिन जो है इंडिया में वो बड़ा इनइफेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन तो बेकार ही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। और सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है कि इंप्लॉयज को चेंज करना चाहिए अपना आउटलुक वर्क की तरफ। अब ये देखो एरर निकालना, दिस इज वन कंपनी हु नॉट, कंपनी है ना तो विच लग जाएगा, यहां पे आ जाएगा विच, यानी वन में एरर। द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज प्लेयर्स डू नॉट प्ले होल हार्टेडली। वो खेलने के लिए लगा है ना, खेलना वर्ब हुआ ना, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब, होल हार्टेडली हो जाएगा।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, दे सेट ऑफ बाय कार फॉर मुंबई, दे स्टार्टेड बाय कार, बेसिकली कार से वो गए थे, जर्नी को स्टार्ट करना इज सेट ऑफ। द वॉचमैन आस्क्ड द इंट्रूडर हु वाज ही एंड व्हाई वाज ही ऑक्यूपाइंग द चेयर। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, फुल स्टॉप है, तो जब फुल स्टॉप का पार्ट आता है तो वर्ब बाद में सब्जेक्ट पहले, रिपीटिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट पहले, ही वॉज एंड वाई ही वॉज, ऐसा हो जाएगा। समझ आया? अगला ये आया आपके पास रीअरेंजमेंट। वी मस्ट नेवर अलाउ आवरसेल्व्स टू लैप्स इनटू द इविल हैबिट ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम अदर्स। अभी देखो ये बोरिंग मनी की बात कर रहा है, मनी बोरो है ना, तो कहता है बोरो से स्टार्ट हुआ, फिर वो कहता है बोरोइंग, बोरोइंग ऑफ अ हैबिचुअल नेचर प्रिवेंट्स। अब हैबिचुअल नेचर अगर हम बोरिंग करते हैं तो वो प्रिवेंट करता है हमको किस चीज से, बीइंग इंडस्ट्रियस, कि हम इंडस्ट्रियस हो जाए, तो इट हेल्प्स अस बीइंग इंडस्ट्रियस, तो ये हुआ। उसके बाद आया वी मस्ट वर्क हार्ड एंड अर्न मनी इनफ टू हमारी की वॉन्ट्स कंप्लीट हो जाए। फिर अगर ये देखकर आपको लगता है बोरिंग जो है वो बैड है, तो लेंडिंग तो और भी बेकार है, समझ रहे हो? अगर ये देखकर आपको लगता है बोरिंग बेकार है, लेंडिंग तो और बेकार है। फिर आ जाता है आपके पास इवन इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, अगर आप फॉर्चुनेट भी हैं तो आपको इतना देखना चाहिए कि लेंड इतना करें कि जितना आपको असहन हो जाए, तो आंसरली क्या हो जाएगा, SPRQ। एंड देयर वी गो विद इट। आई होप यू गॉट दिस थिंग वन, सुपीरियर लेकिन ईजी। वी शैल बी टेकिंग दिस फॉरवर्ड। थैंक यू।